12 अगस्त 1997 सुबह के करीब 10 बजे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे गुलशन कुमार हमेशा की तरह अंधेरी वेस्ट के एक शिव मंदिर जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने पहुंचे हुए थे। रोज की तरह माहौल में शांति, आस्था और सुकून भरा हुआ था। उन्होंने करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की और फिर उनके कदम पास खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने को हुए, अचानक एक शख्स उनकी कनपट्टी पर बंदूक सटाकर अपने चेहरे पर वैसी मुस्कान लिए हुए कहता है, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। एक पल के लिए गुलशन कुमार सन्न रह जाते हैं। इसके बाद वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो भाग पाते उससे पहले ही वो दरिंदा उन पर गोलियां चला देता है। खून से लथपथ होकर गुलशन कुमार जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन जिंदगी के आखिरी पलों में भी वो जीने की आस नहीं छोड़ते और रेंगते हुए पास के घर में खड़ी महिला से मदद की गुहार लगाते हैं। मगर वो महिला भी उन पर रहम नहीं करती और खुद डरकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। इतनी देर में 2 और बंदूकधारी वहां आ जाते हैं और फिर तीनों मिलकर गुलशन कुमार पर तब तक गोलियां बरसाते हैं जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। 16 गोलियों की चोटों से गुलशन कुमार का शरीर छलनी हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि मरने से पहले उनकी ये चीख पुकार उन तीनों हमलावरों का बॉस फोन कॉल के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठा सुन रहा था। जैसे ही गुलशन कुमार की मौत की खबर टेलीविजन के जरिए देश भर में फैलती है, पूरा देश हैरान रह जाता है। तो आइए जानते हैं एक साधारण जूस दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी खड़ी करने वाले कैसेट किंग गुलशन कुमार की जिंदगी की पूरी कहानी। उनकी हत्या किसने और क्यों की थी, जांच में किन किन लोगों के नाम सामने आए और आखिर वो कौन था जो उनकी हत्या के समय फोन के जरिए उनको दर्द में करहाते हुए सुनकर मजे ले रहा था। Gulshan Kumar, who was gunned down in broad daylight while coming out of a temple in Mumbai, was initially thought to be killed by extortionists of the Dubai-based mafia. Last week, the police arrested Ramesh Taurani, the boss of music majors Tips, in connection with the ongoing case. Cloud is desperately providing protection to music composer Nadeem Saifi in London. Nadeem Saifi, who's accused in the murder of music mogul Gulshan Kumar. गुलशन कुमार दुआ का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली की एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। उनके पिता की दिल्ली में दरियागंज इलाके में जूस की दुकान थी। गुलशन कुमार बचपन से ही अपने पिता के साथ जूस की दुकान पर जाया करते थे और उनके काम में हाथ बटाया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। गुलशन कुमार को शुरू से ही भजन और गानों का शौक था और वो म्यूजिक के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए उनके पिता ने किसी तरह कुछ पैसों का जुगाड़ करके उनके लिए एक छोटी सी कैसेट की दुकान खुलवा दी, जिसमें वो गानों के कैसेट्स बेचते थे। हालांकि समय के साथ गुलशन कुमार की हसरतें और बड़ी होने लगी। उन्होंने देखा कि उस समय इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, जिसे आज सारेगामा HMV के नाम से जाना जाता है, पॉलीडोर और CBS जैसी कुछ बड़ी कंपनियों का कब्जा था। ये कंपनियां सॉन्ग्स बनाने के साथ साथ मूवीज के म्यूजिक राइट्स भी खरीदती थी। वो LP रिकॉर्ड्स यानी लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स का दौर था और उसे ग्रामोफोन के जरिए सुना जाता था। ये काफी महंगा होता था और इसके स्टोर केवल बड़े शहरों में थे। ऐसे में छोटे शहरों और गांवों में आम लोगों के लिए म्यूजिक का मजा उठाना आसान और अफोर्डेबल नहीं था। यहीं पर गुलशन कुमार को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर कैसे भी करके म्यूजिक को बेहद सस्ते में छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचा दिया जाए तो इससे काफी पैसे बनाए जा सकते हैं। उस समय तक इंडिया में जापान से आने वाले कैसेट प्लेयर्स भी धीरे धीरे मार्केट में आने लगे थे। ऐसे में गुलशन कुमार ने तय किया कि वो खुद के रिकॉर्डेड कैसेट्स बनाकर बेचेंगे। इसी मकसद के साथ उन्होंने दिल्ली में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी खोल ली। इसके बाद गुलशन कुमार पुराने गानों के कवर वर्जन बनाने लगे, जिन्हें वो अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, सोनू निगम, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे सिंगर से रिकॉर्ड करवाते, जो उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने इंडियन कॉपीराइट एक्ट के एक ट्रिकी क्लॉज सेक्शन 52(1)J का सहारा लिया। इस क्लॉज के मुताबिक अगर किसी सॉन्ग को कॉपी करते वक्त कॉपीराइट होल्डर को लेटर ऑफ इंटेंशन दे दिया जाए और सिंगर्स और म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा पहले वाले से डिफरेंट हो तो इसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता था। बस यही से गुलशन कुमार का कारोबार चल पड़ा। उनके लिए अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर के गाने गाती, कुमार सानू किशोर कुमार के स्टाइल में गाने रिकॉर्ड करते और सोनू निगम मोहम्मद रफी जैसे लेजेंडरी सिंगर की आवाज को कॉपी करते। इसका नतीजा ये हुआ कि गुलशन कुमार की वजह से मार्केट में कवर सॉन्ग की बाढ़ आ गई।
जिन गानों के कैसेट्स को बड़ी कंपनीज 50 से 60 रुपए में बेच रही थी, वही कैसेट को गुलशन कुमार 20 से 25 रुपए में बेचने लगे। थोक के भाव में लेने वाले रिटेलर को ये कैसेट और भी सस्ता पड़ता और इसके लिए उन्हें सिर्फ 7 से 10 रुपए खर्च करने पड़ते। जब भी मार्केट में कोई नई एल्बम आती, गुलशन कुमार तुरंत उसके कवर वर्जन्स बना देते। कई बार तो ऐसा होता कि कवर वर्जन के कैसेट्स ओरिजिनल सॉन्ग के कैसेट से भी ज्यादा बिकते। सस्ते कैसेट्स ने गुलशन कुमार को हर घर और गांव-गांव में पहुंचा दिया। इसकी बदौलत वो जल्द ही एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाले थे जिससे बड़ी से बड़ी एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक लेबल्स के पांव उखड़ जाने वाले थे। कवर सॉन्ग से लाखों रुपए कमाने के बाद गुलशन कुमार ने भक्ति गानों की ओर रुख किया। गुलशन कुमार खुद बहुत पूजा पाठ करते थे और एक बड़े शिव भक्त थे, लेकिन उस समय मार्केट में भक्ति गाने बहुत कम थे, इसलिए उन्होंने इस बार ओरिजिनल भक्ति गाने बनाने शुरू किए। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के भजन और मंत्र रिकॉर्ड करवाए। इनमें से कई भजन उन्होंने खुद गाए और कई भक्ति गीत नए सिंगर से रिकॉर्ड करवाए। ऐसे में फिल्मी गानों की ऑडियंस के साथ साथ डिवोशनल म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग भी गुलशन कुमार के साथ कनेक्ट हो गए। गुलशन कुमार ने पिलग्रिमेज साइट को विजिट करने वाले भक्तों का वीडियो शूट करवाकर वीडियो कैसेट्स भी बेचना शुरू कर दिया। इन डिवोशनल एल्बम्स ने उन्हें कवर सॉन्ग से भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। चूंकि उन्हें ये बेशुमार शोहरत कैसेट बेचकर मिली थी, ऐसे में उन्हें द कैसेट किंग ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। सफलता के रथ पर सवार गुलशन कुमार ने साल 1975 में सुदेश कुमारी से शादी कर ली, जिनसे आगे चलकर उन्हें 3 बच्चे हुए। साल 1976 तक गुलशन कुमार का कारोबार बड़ा हो चुका था और अब वो फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहते थे, इसलिए वो दिल्ली छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेटल हो गए। यहाँ उनका मकसद बॉलीवुड मूवीज के लिए गाने प्रोड्यूस करना था, जिनके राइट्स भी उनके पास हो। ऐसे में गुलशन कुमार ने 11 जुलाई 1983 को अपनी म्यूजिक कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर टी सीरीज कर दिया। कहा जाता है कि टी सीरीज में टी का मतलब भगवान शंकर के अस्त्र त्रिशूल से था। टी सीरीज ने महज 1 साल बाद 1984 में अपनी सबसे पहली फिल्म लल्लू राम का साउंड ट्रैक रिलीज किया। हालांकि इसके गाने ज्यादा नहीं चले और इसके बाद भी गुलशन कुमार ने टी सीरीज के जरिए कई फिल्मों के सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए, लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहली बड़ी सफलता साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली। इस फिल्म के गानों के करीब 80 लाख कैसेट बिके और इस फिल्म के पापा कहते हैं और ए मेरे हमसफर जैसे कई गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। यही से गुलशन कुमार ने बॉलीवुड फिल्म्स के म्यूजिक पर भी अपनी धाक जमा ली और कई फिल्मों के सुपरहिट साउंड ट्रैक्स प्रोड्यूस किए। इसके बाद गुलशन कुमार ने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया और 1989 में उनके प्रोडक्शन में लाल दुपट्टा मलमल का नाम की फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में बुरी तरह से फेल रही। दरअसल ये फिल्म गुलशन कुमार के 10 गानों वाले सुपरहिट म्यूजिक एल्बम लाल दुपट्टा मलमल का पर बेस्ड थी। म्यूजिक एल्बम तो सुपरहिट रहा और इसके 2 करोड़ कैसेट बिके, लेकिन फिल्म अच्छी कमाई नहीं कर पाई थी। इसके बाद भी उनके प्रोडक्शन की 1-2 फिल्में फ्लॉप रही, जिसके बाद गुलशन कुमार ने मन बना लिया कि वो कभी फिल्म प्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे और सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन पर ही ध्यान देंगे। लेकिन फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट के कहने पर वो दोबारा फिल्म प्रोडक्शन की ओर लौटे और साल 1990 में आशिकी नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने न केवल कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए, बल्कि इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम ने तो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। नजर के सामने, मैं दुनिया भुला दूंगा, एक सनम चाहिए, तू मेरी जिंदगी है और धीरे धीरे से आशिकी के ये सभी गाने लोगों को मुंह जुबानी याद हो गए थे। इसकी करोड़ों ऑडियो कैसेट्स बिकी और ये आंकड़ा इतना ज्यादा हो गया कि टी सीरीज ने इसकी सेलिंग की काउंटिंग ही बंद कर दी। इस फिल्म के गानों को कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत भट्टाचार्य और उदित नारायण ने गाया था। वहीं इन गानों को नदीम अख्तर सैफी और श्रवण कुमार राठौड़ ने कंपोज किया था, जिनकी जोड़ी को नदीम श्रवण के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म के बाद इस फिल्म के सभी सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण सबके सब रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के बाद इन आर्टिस्ट को खूब काम मिलने लगा और इन्होंने आगे भी टी सीरीज के लिए दर्जनों गाने गाए। इसके बाद से ही गुलशन कुमार ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर धाक जमा ली और जल्द ही इसके 75% मार्केट पर कब्जा जमा लिया। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी और ये सब उन 7 रुपए की कैसेट की बदौलत हुआ था, जिन्होंने 1980s और 90s को इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड बना दिया। इस तरह 1990s की शुरुआत में केवल प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक की सेल से टी सीरीज की एनुअल इनकम 150 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा टी सीरीज कई और सिस्टर कंपनीज खोलकर अलग अलग नामों से अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैसे लगा रही थी। टी सीरीज ने अगरबत्ती, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स, ऑडियो एंड सीडी प्लेयर्स, कॉनकॉर्ड ब्रांड सीलिंग फैंस, सीरीज, टेप कोटिंग, डिटर्जेंट और मिनरल वाटर की भी कंपनियां खोली और इन सबको संभालने की जिम्मेदारी अपने छोटे भाइयों और रिश्तेदारों को दे दी। इतना ही नहीं,
नहीं, गुलशन कुमार ने रियल एस्टेट में भी खूब पैसे इन्वेस्ट किए, जिनमें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उनका हाउसिंग प्रोजेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल था। कहा जाता है कि फेवर पाने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर मायावती के लिए 2 डॉक्यूमेंट्री शूट करवाए थे, जिसमें से एक मायावती की जिंदगी पर आधारित मायावती दलित सिंघानी नाम की डॉक्यूमेंट्री थी। साल 1993 में गुलशन कुमार की एनुअल कमाई 350 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई थी, जो 1997 तक 500 करोड़ रुपए तक बढ़ गई और वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स बन गए। जैसे जैसे गुलशन कुमार की कमाई बढ़ी, वैसे वैसे वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में दान करने, नए मंदिर बनवाने और कई पुराने मंदिरों को रेनोवेट करवाने में खर्च करने लगे। उन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में जीतेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया, जिसमें वो रेगुलरली पूजा करने जाते थे। गुलशन कुमार माता वैष्णो देवी के भी बड़े भक्त थे, इसलिए वो रेगुलरली भंडारा भी करवाते थे। कहा जाता है कि वो हर रोज वैष्णो देवी टेम्पल में 1 लाख का प्रसाद चढ़वाते थे। लेकिन उनकी राइज और बेशुमार शोहरत अब कई लोगों को अखरने लगी थी। चूंकि टी सीरीज ने हिंदी म्यूजिक मार्केट का 75% हिस्सा कंट्रोल कर लिया था, इसलिए ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, HMV, म्यूजिक इंडिया और टिप्स समेत बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी बड़ी कंपनीज गुलशन कुमार से परेशान हो चुकी थी। इन कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए मजबूरन अपने कैसेट्स के दामों में भारी गिरावट करनी पड़ रही थी, जिससे उनका बिजनेस बर्बाद हो रहा था। इतना ही नहीं, गुलशन कुमार इतनी बड़ी ताकत बन चुके थे कि जिन सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स से वो अपना सपोर्ट हटा लेते थे, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता था। ऐसे आर्टिस्ट जिनसे गुलशन कुमार की बनती नहीं थी, उन्हें गुलशन कुमार ना तो अपनी कंपनी के गाने देते थे और ना ही उस मूवी के म्यूजिक राइट खरीदते थे जिसमें उस आर्टिस्ट ने काम किया हो। ऐसे में गुलशन कुमार की कई ऐसे आर्टिस्ट से भी अनबन हो गई जिनका करियर खुद उन्होंने ही बनाया था। इनमें एक नाम बॉलीवुड के सबसे हिट म्यूजिकल डुओ नदीम श्रवण के नदीम सैफी का भी था। फिल्म आशिकी के बाद नदीम श्रवण ने टी सीरीज के लिए दर्जनों फिल्मों का म्यूजिक दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने नदीम सैफी को गुलशन कुमार का कट्टर दुश्मन बना दिया। इसकी शुरुआत पहले प्लेबैक सिंगर्स को लेकर हुई। कुछ गाने जिनका नदीम श्रवण म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, उनको गुलशन अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, जबकि नदीम सैफी चाहता था कि वो गाने अलका याग्निक गाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार मतभेद हुए और समय के साथ ये टकराव में बदलने लगे। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब साल 1997 में नदीम सैफी ने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया। नदीम सैफी ने हाय अजनबी नाम की एक म्यूजिक एल्बम बनाई, जिसमें उसने सिर्फ गाने कंपोज ही नहीं किए बल्कि सभी गाने खुद गाए भी। उसने गुलशन कुमार से इस एल्बम के राइट्स खरीदने की गुजारिश की, लेकिन गुलशन कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका साफ कहना था कि नदीम एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर तो है, लेकिन अच्छे सिंगर नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी खराब सिंगिंग की वजह से एल्बम चल नहीं पाएगी। हालांकि नदीम के बहुत कहने पर उन्होंने इस एल्बम के राइट खरीद लिए और उसको प्रमोट करने में भी लाखों रुपए लगाए, लेकिन गुलशन कुमार का अंदेशा बिल्कुल सही निकला और ये एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ऐसे में नदीम सैफी ने अपनी सिंगिंग को ब्लेम करने के बजाय इसके लिए गुलशन कुमार को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने जानबूझकर इस एल्बम को अच्छे से प्रमोट नहीं किया, ताकि वो एक सिंगर के तौर पर स्टैब्लिश ना हो पाए। यही से दोनों के बीच अनबन बढ़ गई और जल्द ही दोनों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए। बात इतनी बिगड़ गई कि गुलशन कुमार ने उसे अपने कई प्रोजेक्ट से हटा दिया और आगे वो जिन फिल्म्स का म्यूजिक करता उनके राइट्स को भी नहीं खरीदा। इससे नदीम को काम मिलना कम हो गया और उसे लगने लगा कि गुलशन कुमार उसका करियर खराब करना चाहते हैं। इसलिए एक दिन गुस्से में उसने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी तक दे डाली। गुलशन कुमार की शोहरत और दौलत केवल म्यूजिक कंपनीज और उनके विरोधी आर्टिस्ट को ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी खटक रही थी। 1990s के दौर में मुंबई केवल बॉलीवुड फिल्म्स और म्यूजिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस पर अंडरवर्ल्ड का काला साया भी छाया हुआ था। दाऊद इब्राहिम दुबई और पाकिस्तान से मुंबई को कंट्रोल कर रहा था और उसका नेटवर्क अब भी मुंबई में एक्टिव था। दाऊद गैंग समेत कई अंडरवर्ल्ड डॉन्स, बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स से हफ्ता वसूला करते थे। जो लोग इन्हें हफ्ता नहीं देते थे, या तो उनकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उन पर हमला करवा दिया जाता था। इस पर अंडरवर्ल्ड माफियाओं ने एक्सटॉर्शन ना देने पर दर्जनों बड़ी हस्तियों को ठिकाने लगा दिया था। साल 1994 में फिल्म प्रोड्यूसर जावेद रियाज सिद्दीकी की हत्या करवाने में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। इसके अलावा एक्सटॉर्शन मनी ना देने पर डायरेक्टर राजीव राय पर भी जानलेवा हमला करवाया गया था, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने समय रहते उन्हें बचा लिया था। इससे डरकर बहुत से प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड को एक फिक्स एक्सटॉर्शन मनी पे कर रहे थे। साल 1995 की शुरुआत से ही गुलशन कुमार को भी
भी धमकी भरे कॉल्स आने लगे थे और कहा जाता है कि शुरू में उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों को एक्सटॉर्शन मनी भी दी थी। लेकिन जब ऐसी डिमांड्स आगे भी की गई और उनसे मांगे जाने वाली एक्सटॉर्शन मनी 10 करोड़ तक पहुंच गई तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से तो बेबाक होकर ये तक कह दिया था कि तुम्हें पैसा देने से अच्छा है मैं उन पैसों से वैष्णो देवी का भंडारा करवा दूंगा। इतना ही नहीं, धमकी भरे कॉल के बावजूद वो बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स और रिलीजियस प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे और हर रोज अंधेरी वेस्ट के जीतेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाते थे। उन्होंने किसी के भी डर से कुछ नहीं बदला और उनका रूटीन वही रहा। लेकिन उन्हें कहां पता था कि कोई उनके रूटीन को बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहा है और जल्दी ही यही रूटीन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। 12 अगस्त 1997 के दिन भी जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर माहौल बिल्कुल सामान्य था। श्रद्धालु आ जा रहे थे। भजन, घंटियों की टन टन और मंत्रों के उच्चारण ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना रखा था। तभी सुबह के करीब 10:10 पर गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की कार से अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ मंदिर पहुंचते हैं। हर दिन की तरह वो करीब 30 मिनट तक पूजा पाठ करते हैं और इसके बाद वो मंदिर से बाहर निकलकर फिर से अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक गुलशन कुमार गाड़ी में बैठ पाते उससे पहले ही एक लंबे बालों वाला आदमी अचानक पीछे से उनकी कनपट्टी पर 9mm पिस्टल सटा देता है और कहता है, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। इससे पहले कि गुलशन कुमार कुछ समझ पाते वो बंदूकधारी अपने पिस्टल का ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली गुलशन कुमार के माथे को छूती हुई निकल जाती है। इससे उनके हाथों से पूजा की थाली जमीन पर गिर जाती है और उसमें रखा प्रसाद जमीन पर इधर उधर बिखर जाता है। ऐसे में गुलशन कुमार किसी तरह बचने की कोशिश में आसपास बने घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें पास के ही एक घर में खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला दिखती है जिससे वो गुहार लगाते हुए कहते हैं कि मेरी मदद कीजिए और मुझे अपने घर के अंदर घुसा लीजिए। लेकिन गोलीबारी से वो महिला भी इतनी डर चुकी थी कि उसने दरवाजा बंद कर लिया। इतनी देर में उस लंबे बाल वाले बंदूकधारी के साथ 2 लोग और अपने हाथों में बंदूक लहराते हुए आते हैं और गुलशन कुमार पर गोलियां चलाने लगते हैं। गुलशन कुमार बुरी तरह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और दर्द से करहाने लगते हैं। इस दौरान इन लोगों ने हजारों किलोमीटर दूर दुबई में बैठे अपने आका को कॉल लगा रखा था क्योंकि उनके आका को गुलशन कुमार को दर्द से करहाते और चीखते हुए लाइव सुनना था। इसके बाद घायल गुलशन कुमार रेंग कर पास ही बने एक पब्लिक बाथरूम तक पहुंचते हैं और उसकी दीवार के सहारे टिकने की कोशिश करते हैं। गुलशन कुमार के ड्राइवर रूपलाल सरोज उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमलावर उन्हें भी गोलियों से घायल कर देते हैं। इसके बाद वो तीनों हमलावर गुलशन कुमार पर तब तक गोलियां बरसाते हैं जब तक उनकी जान नहीं चली जाती है। वो लोग इतने निर्मम और क्रूर थे कि उनके द्वारा चलाई गई दर्जनों गोलियों में से 16 गोलियां गुलशन कुमार को लगी थी जिससे उनका शरीर बुरी तरह से छलनी हो गया था। जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने कुछ साल पहले ही बनवाया था उसी मंदिर के दर पर उनकी मौत हो गई। दुख की बात यह भी थी कि वहां आसपास कई लोग खड़े थे लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जैसे ही उनकी मौत की खबर मिलती है म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे बॉलीवुड में मातम पसर जाता है। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी और इतनी बड़ी शख्सियत की दिन दिहाड़े हत्या होने के कारण उन पर जबरदस्त दबाव बनने लगता है और मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। ऐसे में एससी मल्होत्रा को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया जाता है और रोनाल्ड हायासिंथ मेंडोंका को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। रोनाल्ड हायासिंथ मेंडोंका की देखरेख में मुंबई पुलिस गुलशन कुमार असैसिनेशन केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। सबसे पहले मुंबई पुलिस गुलशन कुमार के फैमिली मेंबर से बात करती है जिसमें उन्हें पिछले एक हफ्ते में मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर अबू सलेम और गुलशन कुमार के बीच हुई 2 फोन कॉल के बारे में पता चलता है। अबू सलेम गुलशन कुमार से 10 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था। उसने सबसे पहले गुलशन कुमार की हत्या से 1 हफ्ते पहले 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को कॉल करके कहा था, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद उसने उनसे 10 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी और फिर आगे उनके साथ काफी गाली गलौज भी की थी लेकिन गुलशन कुमार ने उसके कॉल को इग्नोर कर दिया था। ऐसे में 3 दिन बाद 8 अगस्त को अबू सलेम ने गुलशन कुमार को दोबारा कॉल करके एक्सटॉर्शन मनी मांगी। इस बार उसने गुलशन कुमार से एक ऐसी बात भी कही जो आगे चलकर इस केस को एक नया मोड़ देती है। इस बार कॉल पर अबू सलेम ने गुलशन कुमार से कहा था कि वो नदीम सैफी के गाने प्रमोट क्यों नहीं कर रहे। इस पर गुलशन कुमार ने जवाब दिया था कि उन्होंने उसके गाने प्रमोट किए लेकिन वो नहीं चले क्योंकि नदीम म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा है लेकिन सिंगर अच्छा नहीं है।
इसके बाद अबू सलेम ने गुलशन कुमार से कहा था कि अब तक उन्होंने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, यानी वो उसकी धमकियों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस पर गुलशन कुमार ने सिर्फ इतना कहा कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं और वो भी अपना धर्म निभाए। ये सुनकर अबू सलेम गुस्से से बौखला उठा था और उसने गुलशन कुमार को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था। उस समय इस कॉल को गुलशन कुमार के पास बैठे उनके भाई दर्शन कुमार भी सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने गुलशन कुमार से पुलिस में शिकायत करने को कहा था। लेकिन गुलशन कुमार को लगा कि ऐसे बात और बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट नहीं करवाई और इसका अंजाम उन्हें केवल 3 दिन बाद अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ा। पुलिस को यह भी पता लगता है कि गुलशन कुमार की हत्या के समय वो हमलावर जिस शख्स को कॉल कर उनकी चीखें सुना रहे थे वो शख्स अबू सलेम ही था और गुलशन कुमार ने अबू सलेम से ही कहा था कि तुम्हें पैसा देने से अच्छा है मैं उन पैसों से वैष्णो देवी का भंडारा करवा दूंगा। जांच में यह भी बात सामने आती है कि डायरेक्टर राजीव राय पर फायरिंग के 5 दिन बाद 5 अगस्त 1997 को अबू सलेम ने इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बातचीत में एक्सेप्ट किया था कि राजीव राय पर हमला उसी ने करवाया था। आगे की बातचीत में उसने कहा था कि ये हमला सिर्फ डराने के लिए था, 1 हफ्ते बाद एक बड़ा हमला होगा और उसमें एक बड़ा शख्स मरेगा। कहा जाता है कि क्राइम ब्रांच ने इसके तुरंत बाद बॉलीवुड के टॉप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बावजूद क्राइम ब्रांच में से किसी ने भी गुलशन कुमार को सिक्योरिटी देने के लिए कांटेक्ट नहीं किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस दिन अबू सलेम ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था उसी दिन उसने गुलशन कुमार को पहली बार कॉल करके धमकाया था। इस तरह करीब 20 दिन की गहन जांच के बाद 30 अगस्त 1997 को रोनाल्ड हायसिंथ मैंडोंग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ऐसे खुलासे करते हैं कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जैसे ही ये कहते हैं कि गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी ने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर की थी तो लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो गुलशन कुमार ही थे जिन्होंने नदीम सैफी को काम देकर उसका करियर बनाया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्ड हायसिंथ मैंडोंग का बताते हैं कि 12 जून 1997 को दुबई में एक सीक्रेट म्यूजिक नाइट हुई थी और इसी पार्टी में गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग की गई थी। पुलिस के अनुसार इस म्यूजिक पार्टी में नदीम श्रवण ने फ्री में अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी। कहा जाता है कि इस पार्टी में अबू सलेम समेत अंडरवर्ल्ड के कई लोगों के अलावा बॉलीवुड के कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इस पार्टी में म्यूजिक कंपनीज के भी कई लोग मौजूद थे जिनका बिजनेस टी सीरीज के राइज के बाद बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, आदित्य पंचोली और प्रोड्यूसर बोनी कपूर से इस पार्टी के बारे में पूछताछ भी की थी, लेकिन इनमें से कुछ ने ये कहा कि उन्होंने ये पार्टी अटेंड ही नहीं की तो कुछ ने कहा कि एक नॉर्मल म्यूजिक इवेंट थी और वहां उन्होंने कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा। आगे की जांच में पुलिस एक और ऐसा खुलासा करती है जिससे और भी ज्यादा सनसनी फैल जाती है। पुलिस के मुताबिक गुलशन कुमार को मरवाने में टिप्स इंडस्ट्रीज के ओनर रमेश तौरानी का भी हाथ था और उन्होंने इसके लिए अबू सलेम के एक हवाला एजेंट को 25 लाख रुपए दिए थे। उन्हें ये पैसे देते हुए खुद रमेश तौरानी के ड्राइवर सेल्वराज ने अपनी आंखों से देखा था और उस वक्त वहां नदीम सैफी भी मौजूद था। इससे ऐसा लग रहा था कि नदीम सैफी ने रमेश तौरानी के साथ मिलकर दाऊद के आदमी अबू सलेम को गुलशन कुमार की सुपारी देकर मरवाया था। इस बीच पुलिस को जुलाई 1997 में चेन्नई के एक 5 स्टार होटल में हुई एक मीटिंग की भी खबर लगती है। इस मीटिंग को वीनस रिकॉर्ड्स, टिप्स इंडस्ट्रीज और दूसरी बड़ी म्यूजिक कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ गुलशन कुमार ने भी अटेंड किया था। मीटिंग में शामिल लोगों ने गुलशन कुमार पर आरोप लगाया कि वो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना था कि गुलशन बहुत सस्ते दामों पर कैसेट्स बेचकर मार्केट बिगाड़ रहे हैं और साथ ही फिल्मों के म्यूजिक राइट्स खरीदने के लिए टी सीरीज जरूरत से ज्यादा पैसे देकर दूसरे प्रोड्यूसर से प्रोजेक्ट्स छीन रही है। ऐसे में साफ था कि म्यूजिक इंडस्ट्री के दूसरे दिग्गज गुलशन कुमार से भारी नाराज चल रहे थे। इस तरह पुलिस को इस हत्या में शामिल लोगों और गुलशन कुमार की हत्या करवाने के पीछे की वजह मिल चुकी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने रमेश तौरानी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस नदीम सैफी को भी अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन वो तब तक लंदन भाग चुका था और उसने वहां ब्रिटिश सिटीजनशिप भी ले ली। नदीम सैफी के अलावा मुंबई पुलिस तब तक ना तो उन तीनों शूटर्स को पकड़ पाई थी जिन्होंने गुलशन कुमार को मारा था और ना ही अबू सलेम उनके हाथ आया था।
इसके बाद मुंबई पुलिस नवंबर 1997 में मुंबई सेशंस कोर्ट में 400 पेज की चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें 26 लोगों को अक्यूज बनाया गया था। इनमें से 15 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी, लेकिन 11 लोग अब भी फरार थे। आरोपियों में से एक मोहम्मद अली शेख आगे चलकर केस में अप्रूवर बन गया। पुलिस आगे भी बाकी के 11 लोगों को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है और जनवरी 2001 में गुलशन कुमार के किलर्स में से एक अब्दुल रऊफ अलायस दाऊद मर्चेंट को कोलकाता से अरेस्ट कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रऊफ बताता है कि गुलशन कुमार की हत्या की साजिश दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के ऑफिस में रची गई थी, जिसमें उसके अलावा अनीस इब्राहिम और अबू सलेम मौजूद थे। इसी मीटिंग में गुलशन कुमार को ठिकाने लगाने का फैसला हुआ और एक काम अब्दुल रऊफ को सौंपा गया, जिसे उसने अपने छोटे भाई अब्दुल रशीद और एक शूटर अनिल शर्मा की मदद से अंजाम दिया। रऊफ को इसके लिए मारुति 800 वेपन्स और 2500 दिरहम्स दिए गए और बाकी के पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई। तीनों शूटर्स ने मुंबई में गुलशन कुमार की दिनचर्या को फॉलो किया और चूंकि गुलशन कुमार रोज अंधेरी वेस्ट के जितेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने जाते थे, इसलिए मौका देखते ही 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की अंधाधुन गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इसके बाद जून 2001 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और 11 महीने बाद अप्रैल 2002 में मुंबई सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 26 आरोपियों में से 18 आरोपियों को बरी कर दिया और बाकी बचे 8 आरोपियों में से केवल अब्दुल रऊफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कोर्ट ने टिप्स कंपनी के ओनर रमेश तोरानी को भी लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया। आगे मुंबई सेशंस कोर्ट के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जिसके चलते ये मामला काफी लंबा खिंच जाता है। इस मामले में एक और अहम खबर तब पता चली जब मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया ने अपनी बुक लेट मी से इट नाउ में बताया कि गुलशन कुमार की हत्या से करीब 3 महीने पहले उन्हें एक इन्फॉर्मर का कॉल आया था। उसने राकेश मारिया से कहा था, सर गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है और अबू सलेम के शूटर उन्हें शिव मंदिर के पास मारने वाले हैं। ऐसे में राकेश मारिया ने डायरेक्टर महेश भट्ट से गुलशन कुमार के रोज मंदिर जाने की बात को कंफर्म किया था और इसके बाद महेश भट्ट ने गुलशन कुमार को सतर्क रहने के लिए भी कहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच उन्हें सिक्योरिटी भी देना चाहती थी, लेकिन गुलशन कुमार को पहले से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे रखी थी, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अप्रूव नहीं की गई। इस केस से जुड़ा आखिरी फैसला 1 जुलाई 2021 को आया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब्दुल रऊफ और उसके भाई अब्दुल राशिद को गुलशन कुमार की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले सेशन कोर्ट ने अब्दुल राशिद को बरी कर दिया था, लेकिन इस बार वो फंस गया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्स इंडस्ट्रीज के ओनर रमेश तोरानी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। इस केस के दोषियों की करंट सिचुएशन की बात करें तो भारत ने लंदन भागकर ब्रिटिश सिटीजनशिप ले चुके नदीम सैफी के एक्स्ट्राडिशन की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ने उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों को इनसफिशिएंट मानते हुए एक्स्ट्राडिशन से इनकार कर दिया। अबू सलेम को साल 2005 में एक्स्ट्राडिशन करके पोर्चुगल से इंडिया लाया गया था, लेकिन पोर्चुगल और इंडिया के बीच हुए एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट की वजह से उस पर कभी गुलशन कुमार का केस नहीं चलाया गया और उसे सिर्फ 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी मानकर 25 साल की सजा दी गई। इसी कारण से जब साल 2005 के बाद केस की सुनवाई चल रही थी तो अबू सलेम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो उसी दौरान कोर्ट से कुछ ही दूरी पर आर्थर रोड जेल में बंद था। उसके अलावा अब्दुल रऊफ और अब्दुल राशिद दोनों जेल की सलाखों के पीछे गए, जिन्होंने पैरोल मिलने के बाद एक बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दोबारा पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि हाल में ही 8 जनवरी 2026 को अब्दुल रऊफ की जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस तरह इस केस के 3 दशक बीत जाने के बाद भी गुलशन कुमार के हत्यारों में से कई मेन कल्प्रिट्स आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं।